दोस्तों, आज की कहानी है बहू के आते ही सास ने घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चली गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुषार का तबादला मुंबई हुआ तो रश्मि यह सोचकर खुश हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। तुषार ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर बरेली भी जाकर पत्नी व बेटे को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दाम्पत्य को महंगाई व एकाकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग न होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफी मकसद के बाद उन्हें तीसरे माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे के बरामदे में उन्होंने रसोई व बैठने का स्थान बना लिया था। रश्मि ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झुग्गी झुग्गियों ही दिखाई देती हैं। तुषार रश्मि को चिढ़ाता, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे व मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो रश्मि नाक सिकोड़ती। घर की सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो रश्मि को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। रश्मि के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर साग भाजी खरीदना, दूध लाना, 3 वर्ष के गोलू को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके तुषार की पसंद का भोजन बनाना अब रश्मि के बस का नहीं था। तुषार भी रात को अक्सर घर से देर लौटता था। तुषार ने माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। तुषार ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर रश्मि को कोई पसंद नहीं आई। तुषार ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयां आई और चली गई। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाजा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? मैं ही हूँ। तुषार व रश्मि दोनों ही उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वह औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात को नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं। रश्मि बोली, बीबी जी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने प्रतिमाह 3000 रुपये वेतन मांगा, पर थोड़ी नानुकर के बाद वह 2500 रुपये तक तैयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई। पूरी घर की पहले सफाई धुलाई की, फिर कढ़ी चावल बनाए और गोलू की मालिश करके उसे नहलाया। तुषार व रश्मि दोनों ही लक्ष्मी के काम से बेहद प्रभावित हो गए, यद्यपि उन्होंने लक्ष्मी से उसका पता तक भी नहीं पूछा था। लक्ष्मी शाम को जब चली गई तो दाम्पत्य उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। तुषार व रश्मि अस्वस्थ होते चले गए। जैसे लक्ष्मी उनकी माँ हो, वह दोनों उसका सम्मान करने लगे। लक्ष्मी परिवार के सदस्य की भांति रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बनाकर देना, गोलू को रिक्शों तक छोड़कर आना, तुषार को 9 बजे तक नाश्ता व लंच बॉक्स तैयार करके देना, रश्मि को फलों का रस निकाल कर देना। यह सब कार्य लक्ष्मी हवा की भांति फुर्ती से करती रहती थी। लक्ष्मी वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी। रश्मि ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भांति भांति के अचार चटनियाँ बनानी सीखी। ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है। एक दिन मजाक में रश्मि ने पूछा था। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। रश्मि मुस्कुराती मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चढ़ कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए रश्मि को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो लक्ष्मी रात को अस्पताल में रहने लगी। तुषार और अधिक अस्वस्थ हो गया। उसने माँ को फोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो।
यहाँ लक्ष्मी ने सब संभाल लिया है। रश्मि को बेटी पैदा हुई। तीसरे दिन रश्मि नन्ही सी गुड़िया लेकर घर लौटी। लक्ष्मी ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बनाकर रश्मि को पिलाया। लक्ष्मी अम्मा, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी। कृतज्ञ हो रश्मि बोली थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है। तुषार ने भी लक्ष्मी की खूब प्रशंसा की। एक शाम तुषार रश्मि व बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दाम्पत्य को घर लौटने में रात के 12 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला व आसपास नजरें दौड़ाकर लक्ष्मी को तलाश करने लगे। चिंता की बात यह थी कि लक्ष्मी गोलू को भी अपने साथ ले गई थी। तुषार व रश्मि के मन में लक्ष्मी के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। रश्मि बोली, यह लक्ष्मी भी अजीब नौकरानी है। एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता। गोलू को क्यों नहीं ले गई। बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं लक्ष्मी का घर किस प्रकार का होगा। गोलू चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजरने के पश्चात जब सुबह होने पर भी लक्ष्मी अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो रश्मि रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई। पता नहीं मेरा गोलू किस हाल में होगा। तुषार को भी यही लग रहा था कि लक्ष्मी ने जानबूझकर गोलू का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दे या फिर मोटी रकम की मांग करे। लक्ष्मी की प्रति शक बढ़ने का कारण यह भी था कि वह प्रतिदिन उन वक्त तक आ जाती थी। रश्मि की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग तुषार को पुलिस को सूचित करने की सलाह देने लगे। तुषार को भी यही उचित लगा। वह गोलू की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। लक्ष्मी के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वह लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और रश्मि से पूछताछ करने लगे। रश्मि रो रो कर लक्ष्मी के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले तुषार व रश्मि का ही दोष निकालने लगे कि उन्होंने लक्ष्मी का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडाटा क्यों नहीं बनवाया, न उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त यह सावधानियां आवश्यक हुआ करती थी। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने में समान है। अभी यह सब हो ही रहा था कि अकस्मात लक्ष्मी आ गई। सब भौचक्के रह गए। हमारा गोलू कहाँ है? तुषार व रश्मि एक साथ बोले। लक्ष्मी की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे रात भर सो नहीं पाई हो। फिर लोगों की भीड़ व पुलिस वाले को देखकर वह हक्की बक्की सी रह गई थी। बताती क्यों नहीं? हाँ, कहाँ है इनका बेटा? तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वाले लक्ष्मी को डांटने लगे। अस्पताल में लक्ष्मी रोने लगी। अस्पताल में तुषार के मुंह से निकला, हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो गोलू सीढ़ियों पर से गिर पड़ा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्किट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है। आपने पुलिस बुला ली। मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। लक्ष्मी रोते रोते आवेश में भर उठी। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों के अपमानापन पाकर लगा आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं गोलू को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने लक्ष्मी अम्मा, हमें साफ माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुषार व रश्मि लक्ष्मी के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी। पर जाने से पहले मैं आपको आपके बेटे से मिलना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। तुषार, लक्ष्मी, कुछ पड़ोसी व पुलिस वाले लक्ष्मी के साथ अस्पताल पहुँच गए। वहाँ गोलू को देख दाम्पत्य को राहत मिली। गोलू के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि लक्ष्मी ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर गोलू के लिए दवाएं खरीद था। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया। अब मैं जा रही हूँ। तुषार और रश्मि दोनों लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ कर दो अम्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ।
दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। लक्ष्मी भी खुश हो उठी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन लक्ष्मी ने आग्रह किया। तुषार व रश्मि उसके साथ गए। वह एक साधारण वृद्धा आश्रम था, जिसके बरामदे में लक्ष्मी का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि लक्ष्मी अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों का जाग जाग कर वहां रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। अब तुषार व रश्मि के मन में लक्ष्मी के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। लक्ष्मी के जीवन की परतें एक एक करके खुलती गई। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। अतः वह अपने बेटे बहू से अलग हो वृद्धाश्रम में रह रही थी। संघर्ष ही तो जीवन है।